Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 12 Business Studies Chapter Consumer Protection, and it is the second part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed this channel yet, please do it now. Let's get continue. So, guys, इस वीडियो में हम हमारा पहला टॉपिक करने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, क्योंकि हम पार्ट 1 के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग जान चुके हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, किस किस तरीके से कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। तो अभी हम एक्चुअल हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन हमें मिलता है इंडिया के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, तो उसको हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो क्या करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? प्रोटेक्ट करता है और प्रमोट करता है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। एक अगर कंज्यूमर के साथ में कोई भी चीटिंग होती है तो प्रोवाइड करता है स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस, ठीक है। और ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और कहाँ कहाँ अप्लाई होता है ये बिजनेस के अंदर, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, ई कॉमर्स कंपनी हो, सब जगह हर तरीके से कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड चीजों के अंदर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है, किसको हम कंज्यूमर मान सकते हैं और किसको हम कंज्यूमर नहीं मान सकते। तो जो राइट्स और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई है वो किसके लिए होगी और किसके लिए नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है और कंसिडरेशन जो होती है कंसिडरेशन करने के लिए करता है, और पेमेंट जो है वो क्या तो पूरा पे कर रहा है या प्रॉमिस कर रहा है पे कर देगा, या पार्टली पेमेंट अभी कर रहा है पार्टली नहीं कर रहा है बाद में कर देगा। इंक्लूड करता है चाहे वो ऑफलाइन परचेज करे चाहे वो ऑनलाइन परचेज करे, वो टेली शॉपिंग कर सकता है या मल्टी लेवल मार्केट में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन जो है वो बाय कर रहा है मोबाइल फोन ऑनलाइन, तो आप क्या हो, आप कंज्यूमर हो। आप किसको कंज्यूमर नहीं कह सकते हो? एक पर्सन जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहा है या तो रीसेल करने के लिए या किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, उसको आगे वो वैल्यू ऐड करेगा, किसी चीज में कन्वर्ट करेगा, देन रीसेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जो है वो 50 मोबाइल फोन खरीदता है अपनी शॉप में सेल करने के लिए, तो वो कंज्यूमर नहीं होगा, वो ट्रेडर हो जाएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर के लिए ये राइट्स दिए गए हैं, ये किस तरीके से उसको जस्टिस मिल सकता है, उसको चीट किया जा सकता है, तो ये सारे रूल्स वगैरह किसके लिए है? वो कंज्यूमर के लिए, इनके लिए वो लाइबल नहीं है, ठीक है। हमारा सो गाइस जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स देता है, हम सबसे पहले वो पढ़ते हैं। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी क्या बोलता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस गुड्स एंड सर्विसेज। कोई ऐसे गुड्स या सर्विसेज हैं जो डेंजरस हैं उससे प्रोटेक्शन दिलाता है। लाइक जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो ISI मार्क्ड ही होने चाहिए, ठीक है। देन राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर को इन्फॉर्म होने का राइट है, यानी कि उसको जो भी वो गुड्स खरीद रहा है उसके प्राइस के बारे में पता होना चाहिए, MRP के बारे में, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, ये सारी की सारी चीजें लेबल जो होता है गुड्स के उस पे लिखी होती है और कंज्यूमर के पास ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। उसको कंज्यूमर उसको पढ़कर ही क्या कर सकता है, खरीद सकता है। और इनकेस एक्सपायरी निकली हुई है उसकी या MRP से ज्यादा चार्ज किया जा रहा है या क्वांटिटी से कम उसको सामान मिल रहा है, तो कंज्यूमर जो है उसके साथ चीट किया जा रहा है, वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल चेकिंग एक्सपायरिंग डेट बिफोर बाइंग अ कोल्ड ड्रिंक। देन राइट टू चूज। फ्रीडम है उसके पास, वो गुड्स को सिलेक्ट कर सकता है, सर्विस को सिलेक्ट कर सकता है, उसके पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस है वो उसके अकॉर्डिंग जो उसको सूटेबल लगेगा उसको वो खरीद सकता है। तो चूज करना मोबाइल ब्रांड को बिना किसी प्रेशर के। तो जब आप एक दुकान पे जाते हो खरीदने के लिए तो वो आपको वैरायटी आप मांग सकते हो कि भाई इस वाली कंपनी का दिखा दो, इस ब्रांड का दिखा दो, इस ब्रांड का दिखा दो, वो आपको मना नहीं कर सकता, ऑप्शन है तो दिखाओ। और जो आपको बेटर लगेगा, बेस्ट लगेगा, आप वो खरीद सकते हो। आपको जो सेलर है वो किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप यही वाला खरीदो, वो अपना प्रॉफिट नहीं देखेगा कि उसको कहाँ पे ज्यादा मार्जिन हो रहा है। देन राइट टू सिक रिड्रेसल। तो अगर उसके साथ में कोई भी चीटिंग होती है, जैसे कि अगर उसको रिपेयर करवाना है वो करवा सकता है, उसको रिप्लेसमेंट करवानी है वो करवा सकता है, उसको रिफंड चाहिए वो रिफंड ले सकता है, कंपनसेशन उसको मिल सकता है अगर उसके साथ में कुछ इसी तरह का कोई भी चीट हुआ है। तो अगर गुड्स या सर्विस उसके डिफेक्टिव निकलते हैं तो इन केस में अगर रिपेयर का आप चाहते हो रिपेयर हो जाए या जो भी आपको रिड्रेसल ऑर्गेनाइजेशन है वो सजेस्ट करेगी वो आपके साथ किया जा सकता है, आप ले सकते हो रिड्रेसल। राइट टू बी हर्ड। अगर कस्टमर के साथ में चीटिंग हुई, उसका एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है और उसकी जो भी केस है वो सुना जाएगा, ठीक है। जो भी डिससेटिस्फेक्शन उसको हुई है गुड्स सर्विस को खरीदने से तो उसको सुना जाएगा, ये उसका राइट है। तो रजिस्टर एग्जांपल हो जाता है कि कंप्लेन रजिस्टर कराना किसी भी ग्रीवेंस सेल पे, ठीक है। देन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो उसके पास कस्टमर के पास ये राइट है कंज्यूमर के पास कि वो नॉलेज को गेन कर सकता है अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्शन क्या होंगे? गवर्नमेंट एजुकेशन जो है कंज्यूमर एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्प्रेड करवाएगी स्कूल्स में ताकि हर एक बच्चे को पता हो राइट्स के बारे में, वो अपनी फैमिली को बताए, ठीक है। और मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट कराकर अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा सकती है कंज्यूमर एजुकेशन के बारे में। आई होप आपको राइट्स जो है वो अच्छे से क्लियर है, क्योंकि गाइस चैप्टर का नाम ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब कंज्यूमर के राइट। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये टॉपिक हो सकता है। अब गाइस जैसे कि राइट्स हमने पढ़े हैं कंज्यूमर के राइट है, चलो ठीक है।
लेकिन उसकी कुछ ड्यूटी भी बनती है भाई कि जब वो खरीदने जा रहा है तो वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल हो, ताकि उसके साथ चीट किया ही ना जा सके। उसको अवेयर होना चाहिए, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटीज है, ठीक है। तो उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उसको कॉशियस रहना चाहिए वाइल बाइंग, उसको लेबल को केयरफुली रीड करना चाहिए, उसको कंप्लेंट करनी चाहिए किसी एप्रोप्रिएट फॉरम के अंदर जहां भी उसकी जो भी कंप्लेंट है वो बिलोंग करती है, ठीक है। जैसे वो अमाउंट के अकॉर्डिंग हो सकता है, या आप डिस्ट्रिक्ट में करोगे, फिर आप स्टेट लेवल पे जाओगे, फिर आपको नहीं सेटिस्फैक्ट होता तो आप पूरे स्टेट पे जाओगे, नेशनल लेवल पे जाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा बिल लो, आप कैश मेमो लो, क्योंकि कंप्लेंट आप कैसे करोगे, आप कैसे प्रूफ दिखाओगे कि आपने ई से खरीदा है ना। तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि भाई हमें बिल चाहिए, ठीक है। आप ये मत सोचो कि हमें टैक्स देना पड़ेगा या ये चीज बच जाएगी, हमारा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन आपको महंगा पड़ सकता है और ज्यादा आगे जाके, अगर आपके साथ में कोई भी चीटिंग की जाती है तो, क्योंकि आप बिना बिल के, इनवॉइस के आप रजिस्ट्रेशन कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पाओगे आसानी से, ठीक है। आप कॉन्शियस रहो क्वालिटी के बारे में, जैसे कि बहुत सारे प्राइस गुड्स हमारे ऐसे हैं जो पर्टिकुलर तरीके से मार्क्ड होने चाहिए, तो आपको उस स्पेसिफिक मार्क के वो गुड्स लेने चाहिए। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स लेते हो, अप्लायंसेस लेते हो, तो ISI मार्क होने चाहिए। आप कोई प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो तो FPO मार्क उसके ऊपर होना चाहिए। कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ले रहे हो, मसाले वगैरह, तो एग मार्क होना चाहिए। गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हो तो हॉल मार्क होना चाहिए। और फूड सेफ्टी, जो आपके फूड से स्नैक्स वगैरह होते हैं उन पे फसाई का जो हमारा FSSAI का मार्क होना चाहिए, तभी उनको अच्छी क्वालिटी को माना जाएगा। तो आपको खुद को पता होना चाहिए, आप बिना इन मार्क के गुड्स को मत खरीदो अगर उनपे नहीं है तो, ठीक है। रिपोर्ट करो कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आपको पता चलती है तो। लीगल राइट्स का आप यूज करो अगर आपके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो और प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली यूज करो, उसके बाद ही देखो कि आपके साथ में गलत हुआ है या नहीं हुआ है। आई होप आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अच्छे से क्लियर है। अभी हमने ये पढ़ लिया कि कंज्यूमर कौन है, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। अब ये देखते हैं अगेंस्ट हुम कैन अ कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट आप कंज्यूमर जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एक सेलर, एक मैन्युफैक्चरर या डीलर जो क्या करता है, डिफेक्टिव गुड्स के अंदर डील करता है, ठीक है। कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसने आपको पूरी तरह से प्रॉपर सर्विस नहीं दी है जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। डिफेक्ट क्या हो सकता है, क्वालिटी में फॉल्ट हो सकता है, क्वांटिटी में फॉल्ट हो सकता है, प्योरिटी में आपका फॉल्ट हो सकता है। और डेफिशिएंसी क्या है यहाँ पे, डेफिशिएंसी यानी कि सर्विस का ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई, आपने ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई ली थी, मतलब आपने कोई ओला कैब की थी या उबर की थी, तो आपने जहां एड्रेस डाला था उसने आपको बीच में ही रोक दिया, आपको पूरी तरह से पहुंचाया नहीं, तो आपकी सर्विस जो है उसने पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं दी है, या और भी कोई हो सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो गाइस, अगर कंज्यूमर जो है उसके साथ में किसी भी तरीके की चीटिंग की गई है तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि उसको कहाँ पे जाकर अपना बात कंप्लेंट करनी चाहिए, रिड्रेसल लेना चाहिए। तो कब लेना चाहिए और कहाँ लेना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे पास 3 तरीके के रिड्रेसल सिस्टम है, 3 टायर्स है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ठीक है। ये स्टेट लेवल कमीशन है आपका। अगर आपके साथ चीट हुआ है, कोई भी गुड्स या सर्विस आपने खरीदा था, तो उसके 45 डेज के अंदर आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। ये क्लेम जो होने चाहिए आपके 1 करोड़ तक के अंदर अंदर अगर है तो आपको कहाँ कंप्लेन करनी है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे ही करनी है, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है वही सेटअप करती है। इसके अंदर मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स होते हैं, और उनमें से 2 में से एक मेंबर हमेशा वुमेन होगा ही होगा, होना ही चाहिए। देन स्टेट कमीशन की हम बात करते हैं। आप क्या कर सकते हो, मतलब आपके पास जो केस अगर है 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है, जो भी आपका केस है, वो आप क्या कर सकते हो, आप स्टेट कमीशन के अंदर उसको अपील कर सकते हो। और अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन से आपने कोई फैसला लिया था, वो आप उसके अकॉर्डिंग आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको री अपील अगर करनी है तो भी आप स्टेट कमीशन पे री अपील कर सकते हो विद इन 30 डेज, ठीक है। और यहाँ भी आपका एक प्रेसिडेंट होता है और एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से एक मेंबर वुमेन होना चाहिए। देन नेशनल कमीशन है आपका, यहाँ पे आपके 10 करोड़ से अबव के क्लेम्स आते हैं। और अगर आपको स्टेट कमीशन से कोई फैसला पसंद नहीं आया, डिससेटिस्फाइड हो आप, तो आपको री अपील अगर करनी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो विद इन 30 डेज, ठीक है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका सेटअप किया जाता है। बाकी दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट उनको सेटअप करती है अपने अपने स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक प्रेसिडेंट होता है, एटलीस्ट 4 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक आपका वुमेन होना चाहिए। आई होप आपको ये जो रिड्रेसल के तीनों लेवल के सिस्टम्स है वो अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आपको पता चल चुका है कि अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहाँ पे अप्रोच कर सकते हो और किस टाइम पे कर सकते हो, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप जो है किसी पर्टिकुलर रिड्रेसल सिस्टम के अंदर अपनी कंप्लेंट करते हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे है तो सेंट्रल, जो भी अकॉर्डिंगली है उसमें करते हो। वहां पे आपकी कंप्लेंट जो है वो रिसीव की जाएगी, ठीक है। रिसीव करने के बाद
जो भी पार्टी के खिलाफ आपने जहां से भी आपने गुड्स बाय किए थे या सर्विस ली थी, उस पार्टी को इन्फॉर्म किया जाएगा और फिर जो उसके गुड्स और जो भी गुड्स आपने खरीदे थे वो लेबोरेटरीज के अंदर टेस्ट के लिए भेजे जाएंगे, सैंपल भेजा जाएगा उसका। और अगर जो डेफिशिएंसी या फॉल्ट आप बता रहे हो वो एक्चुअली निकलता है तो फिर डिफेक्ट जो है वो फाउंड होता है तो आपको रिप्लेसमेंट या कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा, जो भी रिड्रेसल सिस्टम जो है वो कहता है उसके अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये जो कंप्लेन हैंडलिंग प्रोसीजर है या पूरा वीडियो हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो अच्छे से क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।